वीकेंड की शुरुआत के साथ ही मौसम ने भी करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड पर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के पर्वतीय इलाकों और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय हो रहा है, जिससे आज से लेकर 20 अप्रैल तक बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी जो तापमान अभी 40 डिग्री के पार चल रहा है उसमें थोड़ी राहत रहने वाली है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार यानी कल दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा भी हो सकती है। जाहिर है तापमान में इससे गिरावट जरूर मिलेगी। तो आप देखिए किस तरह से मौसम जो है वो बदलने वाला है और एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि लास्ट वीकेंड भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते वीकेंड पे मौसम कूल हो गया था और कुछ इस तरह के आसार इस वीकेंड पर भी दिल्ली वालों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए वीकेंड का प्लान कर लीजिए क्योंकि मौसम मेहरबान होने वाला है। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो फिलहाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो दिन में बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन गुड न्यूज सुन लीजिए, वो क्या है कि कल से दिल्ली का मौसम यू टर्न लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो हाल ही में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। कल शाम यहां आंधी बारिश की संभावना है, जिससे पारा गिरेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुड न्यूज तो ये भी है कि 20 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा यूं ही बना रहेगा। हालांकि 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहने की उम्मीद भी जता दी गई है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों पर ताजा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जाहिर है इसका असर मैदानी इलाकों में भी होगा। अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक से जानते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, तो इसकी वजह से जो हमारा पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर बारिश और की घटनाएं वो बढ़ेंगी। 18 और 19 तारीख को पीक इंटेंसिटी रहने वाली है बारिश से संबंधित। इसके लिए थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल यानी वज्रपात की चेतावनी जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए जारी की गई है। वहीं भारी वर्षा की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर के लिए और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों के लिए जारी की गई है 18 और 19 तारीख को। तो देखिए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है ये तो आप जान ही रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में गर्मी की धूप छांव तो चल रही है। कहीं तेज गर्मी पड़ रही है तो कहीं बीच बीच में बारिश लेकर आने वाले बादल राहत भी देकर जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं अयोध्या से अंबाला और जम्मू कश्मीर तक का हाल। बताएंगे कहाँ झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है तो कहाँ इससे निजात के आसार हैं, और ये भी बताएंगे कि ऐसे उल्टे पुल्टे मौसम में किस तरह से सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। आसमान में छाए काले बादल, तेज हवा के झोंके और जमीन पर पड़ती बारिश की बूंदें। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां गुरुवार शाम मौसम ने करवट ली तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से यहां पर कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रही धरती को तरावट मिली और कुदरत मेहरबान हुई है तो आम लोग भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। मौसम तो इस समय बहुत बढ़िया हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रहा है, धूल उड़ रहा था लेकिन बारिश के कारण धूल अब कम है। गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। अभी पहले कैसी गर्मी थी? बहुत भीषण गर्मी थी। हम लोग दोपहर में घर से भी नहीं निकलते थे, लेकिन अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। हालांकि अयोध्या से पश्चिम उत्तर की ओर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के तेवर फिलहाल तीखे ही बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी एक बार फिर से तेजी पर है और फिलहाल कुछ खास राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ऊपर है। इससे पहले 7 अप्रैल को दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार गया था। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करें पश्चिम भारत की तो गुजरात में पारा एक बार फिर से 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राज्य में राजकोट में तापमान सर्वाधिक 43.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में पारा 42.5 डिग्री रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिलने की बात कही है, लेकिन 3 दिन बाद गुजरात में फिर से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और जो डे 1 है इसमें जो उच्चतम तापमान है इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होएगी, लेकिन उसका आगे 3 दिन मतलब 18, 19, 20 अप्रैल इसमें तापमान में आपका गिरावट होएगी। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन होएगी। और उसके आगे जो 2 दिन है मतलब 21, 22
उसमें आपका तापमान में फिर बढ़ोतरी रहेगी, ग्रेजुअल राइज होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उदयपुर में भी भीषण गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ सकता है। आलम यह है कि दिन के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया और गर्म शहरों में लोगों को ही नहीं बल्कि उदयपुर घूमने पहुंचे सैलानियों को भी सता रही है। बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए झील में डुबकी लगाते दिखाई दिए। झीलें सूखने लग गई है और पशु पक्षी सारे नज़ारे दिखाई नहीं दे रहे गर्मी के कारण। उसके साथ साथ आम आदमी या तो तरबूज खा के या कोल्ड ड्रिंक पी के या ठंडा पानी पी के अपनी प्यास बार बार बुझाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग ठंडा पानी पी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ठंडी चीज़ें छाछ, दही, तरबूज, ये चीज़ें पीकर घर से आवश्यक काम होता तो बाहर निकलते हैं। इट्स वेरी हार्श, बहुत तेज़ है। इट्स लाइक हवा आती है तो अच्छा नहीं लगता। लाइक मुंबई की हवा में थोड़ा कूल लगता है, बट यहाँ की हवा में ऐसा लगता है एसी के बाहर का जो पंखा होता है ना उसके सामने खड़े हैं। कार्बोनेटेड पीते रहे, लाइक वाटर इनटेक करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बार बार हर 15 मिनट पानी पीना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कुदरत की गोद में बसी कश्मीर की हसीन वादियां आपको दिखाते हैं, जहां इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगा है। ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ अब पर्यटकों को सरसों के खेत भी मदमस्त कर रहे हैं। हर कोई यहां पर अपना DDLJ मोमेंट क्रिएट कर रहा है। सरसों के लहलहाते खेत फिल्मों वाली फील दे रहे हैं। रंगों की इस बहार में कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई फोटो खिंचवा रहा है। मन को मोह लेने वाला ये नजारा कश्मीर घाटी का है। कश्मीर को यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता है। घाटी और मौसम का अपना अलग ही नाता है। फिर चाहे सर्दियों की बर्फबारी हो या बसंत का ये रंगीन मौसम, पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ इस कदर लगा रहता है। कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में इन दिनों खेतों में खिली सरसों पर्यटकों का मन मोह रही है। पर्यटक जगह जगह खेतों में सरसों की इस सुहानी बहार में अपना DDLJ मोमेंट जी रहे हैं। अच्छा लगा, हम तो रास्ते में आ रहे थे, लाइक हमको जाना है यहाँ पे, तो ऐसे वो DDLJ में जैसे रहती है DDLJ वाली सिमरन, वही वाली शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे हम यहाँ पे। काफी अच्छा लग रहा है। सरसों के खेत न केवल पर्यटकों को मदमस्त कर रहे हैं बल्कि किसानों को भी इससे काफी लाभ हो रहा है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहाँ विकास और विरासत से जुड़े फूल यूं ही खिल रहे हैं। नतीजा यह है कि घाटी अब देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। इसीलिए हाईवे के किनारे जब किसी पर्यटक को सुनहरे खेत नजर आते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने पार्टनर के साथ फोटो लेने पहुंच जाता है, क्योंकि कुदरत का ये हसीन नजारा ही कुछ ऐसा है। कश्मीर में हर एक मौसम की एक अपनी पहचान और खूबसूरती है और हर कोई इंसान उस खूबसूरती को देखने के लिए कश्मीर आता है। यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो कश्मीर की अलग अलग जगहों पे जाते हैं इस खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने। अगर इस वक्त की बात करें आप तो बाहर का मौसम जो है अपने अरूज पे है, फुल ब्लूम पे है, और जहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप इसको कहेंगे, सब कुछ जो है एक लंबी ठंड के मौसम के बाद सब्ज होता जा रहा है। उसके साथ साथ आपको रंग बिरंगे फूल दिखेंगे। सैलानियों को घाटी की खूबसूरती के रंगों का डबल डोज मिल रहा है। एक तरफ खेतों में खिली सरसों पर्यटकों को दीवाना बना रही है तो दूसरी तरफ श्रीनगर की वादियां 17 लाख ट्यूलिप के फूलों से महक रही है। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 20 अप्रैल तक ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर घाटी की सुंदरता के अलग अलग रंग सैलानियों की आंखों को सुकून पहुंचा रहे हैं। बडगाम से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। श्री राम जन्मस्थली होने के कारण और नए मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या विश्व में पर्यटन के नक्शे पर तो पहले से ही है, लेकिन इस पूरे इलाके को सैलानियों के लिए आकर्षक बनाने का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। इस सिलसिले में अब यहाँ के रेलवे स्टेशन पर भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की छटा दर्शाई जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट।
वैसे तो कहा जाता है कि राम नगरी अयोध्या के कण कण में राम है और यहाँ का पूरा माहौल राममय है। इसका अनुभव भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो चीज बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनूठी आकृति, जो किसी को भी दूर से ही नजर आ सकती है। रामलला के दर्शन के लिए नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाने से पहले आम लोग इस रेलवे स्टेशन पर ही अपने आराध्य प्रभु की अनोखी प्रतिमा से रूबरू हो रहे हैं। दूर दूर से ट्रेन के जरिए अयोध्या आने वालों के लिए इस रेलवे स्टेशन पर ही भगवान श्री राम की आकृति के दर्शन का मौका मिल रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर लग रही है भव्य आकृति। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भगवान राम की आकृति है। इसकी हाइट लगभग अगर हम आपको बताएं तो ये 40 फीट की है और ये 75 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। रामलला के साथ साथ हनुमान जी का भी यहाँ पे एक आकृति बनाई जा रही है जो कि पश्चिम दिशा में है और लिफ्ट के बगल है। यहाँ पे बजरंग बली के साथ साथ सूर्य और स्वास्तिक और ओम के और गिलहरियों की तरह तरह आकृति दर्शाई जा रही है। नए श्री राम मंदिर के निर्माण और पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सिलसिले में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी नया रंग रूप दिया गया है, जो देश के कोने कोने से अयोध्या की कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र है। इस रेलवे स्टेशन पर न केवल मुसाफिरों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, बल्कि लोगों की आवाजाही के इस पड़ाव को भी आस्था और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को एक भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, एक दृश्य बनाया जा रहा है। रामायण काल में जिनका जिनका रोल था वो सारी आकृति आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। और लगातार ये जो इसके जो निर्माण हो रहा है, ये फाइबर इसको बोलते हैं, ये फाइबर का मार्बल इसको बोलते हैं, फाइबर मार्बल है जो कि शीशे का होता है और इसके इस तरह से ये आकृति बनाई जा रही है। बीच में आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा तक बना है। ये गोल आकृति जो आप देख रहे हैं इसमें भारत का नक्शा दर्शाया गया और भगवान राम की आकृति बनाई गई। ऊपर से सूर्य का स्तंभ भी है जो कि दर्शाता है सूर्यवंशी और नीचे उसके पृथ्वी भी है और फिर श्री रामचंद्र जी है। नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में जब से नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अब तक अयोध्या नगरी के तमाम चौक चौराहों और सड़कों को भव्य रूप दिया गया है, ताकि देश दुनिया से यहाँ आने वालों को त्रेता युग की कोसलपुरी के माहौल का एहसास हो। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की भी प्रतिमा लगाई गई है, जो राम कथा की अद्भुत रचना के उनके योगदान की यहाँ पर निरंतर याद दिलाती रहेगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर कारों के अनूठे मेले की करते हैं जो न्यूयॉर्क में लगने जा रहा है। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो का ये 125वां साल है। 27 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑटो शो में कारों की नई जनरेशन की झलक भी मिल सकती है। Auto show really got things started for the auto industry back in 1900 at the old Madison Square Garden. We had 69 different vehicle manufacturers represented in that first show, which is more manufacturers than we actually have today. But since that beginning of that time, back in November of 1900, set off this kind of annual exhibition of motor vehicles. First motor vehicles were steam, they were electric, and they were gas. So obviously gas prevailed for decades and decades and decades on it, but it's interesting to see where the genesis of the industry came about. Most of the manufacturing was also... The report, Good News Today.
और देखिए, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। किसी भी देश की पहचान उस देश की सांस्कृतिक और पुरातात्विक विकास से होती है। भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक दौर तक अनेक शहरों, मंदिरों और स्थलों इत्यादि की खोज की जा चुकी है, जिन्होंने इस देश के महत्व को विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हर साल यूनेस्को के जरिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे कई स्थल हमारी पहचान है। साल 2024 में गुजरात में भी स्थापत्य, इतिहास, कला, सर्वश्रेष्ठ नगर आयोजन जैसे विषयों को केंद्र में रखकर यूनेस्को ने चांपानेर, रानी की वाव, अहमदाबाद शहर और धोलावीरा समेत 4 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। और देखिए, भारत के 43 स्थल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। आज चूंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है, तो गीतिका, इसमें से अगर आपको मौका मिले कहीं पर घूमने फिरने जाने का, तो कौन सी जगह आप चुनेंगी? मैं अहमदाबाद जाना चाहूँगी। और वहाँ पे? अहमदाबाद मुझे पसंद है क्योंकि अहमदाबाद मैं पहले भी गई हुई हूँ और अहमदाबाद शहर और धोलावीरा समेत 4 और ऐसी और भी जगह हैं जहाँ वर्ल्ड हेरिटेज डे है, पर मैं अहमदाबाद जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। देखिए, साल 2024 में जैसे कि गीतिका ने बताया कि वो अहमदाबाद जाना चाहेंगी, गुजरात भी आप घूमने जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी इतिहास, कला, सर्वश्रेष्ठ नगर की तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अब आइए आपको बताते हैं विश्व विरासत दिवस से जुड़े कुछ अहम फैक्ट्स। तो 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में पहला विश्व विरासत दिवस मनाया गया, जिसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा मनाया गया था। 1983 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। तब से हर साल ये 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरी दुनिया में मनाती है। विश्व धरोहर सूची में 1223 संपत्तियां शामिल हैं जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है, जिन्हें विश्व धरोहर समिति उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली विरासत मानती है। इनमें 166 देशों में 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित संपत्तियां शामिल हैं। वहीं भारत के 43 स्थलों को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। देखिए, दिल्ली में यमुना की सफाई का काम अब देश में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब यमुना की सफाई और पुनरुद्धार के लिए ये मंत्र दिया है। नदी की सफाई की मुहिम को जनता से जोड़ने, इसमें जन भागीदारी की अहमियत पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरह पिछले 10 साल में सरकार के साथ जनता की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान परवान चढ़ा, ठीक उसी तरीके से यमुना की सफाई के लिए सरकार के प्रयासों में आम लोगों को शामिल किए जाने से उसका भी बेहतर नतीजा हम सबको देखने के लिए मिलेगा। राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल, कल-कल बहती यमुना का सपना अब साकार होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में यमुना नदी की सूरत बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यमुना का कायाकल्प करने के लिए दिल्ली से लेकर केंद्र तक सरकार ने कमर कस ली है। लिहाजा यमुना की सफाई में तेजी लाने और इस काम को युद्ध स्तर पर अंजाम देने की तैयारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द यमुना से गंदगी को दूर की जा सके। इस काम को परवान चढ़ाने के लिए अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई को लेकर गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्य सचिव सहित आला अधिकारी शामिल हुए। हाई लेवल की इस बैठक में यमुना की सफाई के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई, ताकि इस नदी को नई जिंदगी मिले और आम लोग पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में चर्चित इस नदी को अपने मूल स्वरूप में देख सकें। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों का रोड मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत यमुना की सफाई के लिए टाइमलाइन बनाकर 3 स्तरों पर काम किए जाने पर चर्चा हुई। इसके लिए 3 तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, जिनमें से पहली है अल्पकालीन यानी 3 महीने की, दूसरी मध्यकालीन यानी 3 महीने से 1.5 वर्ष की योजना है और तीसरी दीर्घकालीन यानी 1.5 से 3 वर्ष की योजना है। बैठक में इन योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। हालांकि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि बरसों से यमुना की सफाई की योजनाएं कागजों पर ही बनती रही है और जमीनी स्तर पर माकूल कार्रवाई अभी तक तो नहीं हो सकी है। लिहाजा बैठक में ये तय हुआ कि दिल्ली के जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, ताकि शहर में विकास और जल प्रबंधन के बीच तालमेल बना सके। ये भी तय किया गया है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इनमें शामिल है ड्रेन मैनेजमेंट,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज और डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान और निगरानी, नदी का प्रवाह सुधारना, बाढ़ क्षेत्र सुरक्षा और हरित नदी तट विकास। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री ने यमुना की पुख्ता तरीके से सफाई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने नदी से जनता को जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके अंतर्गत स्वयं सेवकों और आम लोगों को नदी के पुनर्जीवन और सार्वजनिक आयोजनों में सक्रिय रूप से शामिल होने का सुझाव दिया है। बैठक में ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को नदी जल आंदोलन से जोड़ने की जरूरतों पर भी विचार हुआ। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में बैठक के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि दिल्ली वालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज टू लिविंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। बैठक में रियल टाइम डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नालों के प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी की सलाह दी। इसके साथ साथ यमुना के हरियाणा, दिल्ली और प्रयागराज में संगम तट के हिस्सों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। दिल्ली में यमुना नदी मैली होने के पीछे बड़ी वजह है वो गंदे नाले जो इसमें गिरते हैं। सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ऐसे नालों से मुक्ति दिलाए बगैर यमुना की सफाई मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अब यमुना को गंदे नालों से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार ने 27 डिसेंट्रलाइज एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। ये प्लांट 3140 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत टर्मिनल सीवेज पंपिंग स्टेशन लगाने, सीवेज लाइन बिछाने और अंतिम हाउस कनेक्शन तक के भी सभी काम शामिल हैं। यमुना नदी की सफाई और संरक्षण के मकसद से तैयार की गई इस योजना से यमुना में जल प्रदूषण और दुर्गंध में कमी लाई जा सकती है। तो साथ ही साथ दिल्ली में भूमिगत जलस्तर में गिरावट भी कम होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं पर अगर मिशन मोड में समय से काम हुआ तो नतीजे जरूर अच्छे निकलेंगे और जल्द ही यमुना की नदी बहोरेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जल सहेलियों की कर लेते हैं। झांसी में महिलाएं खुद इकट्ठा होकर टूटे चेक डैम की मरम्मत करने में जुट गई हैं, क्योंकि यहां पहुंच नदी पर बना ये चेक डैम साल भर पहले टूट गया था, जिसकी वजह से आसपास के गांव के जल स्तर घटने लगे और गांव में पानी की समस्या बन गई। इसके बाद जल सहेलियों ने चेक डैम के मरम्मत का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठा लिया। देखिए रिपोर्ट। हाथों में फावड़ा और सिर पर मिट्टी से भरी बोरियां लिए ये महिलाएं नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल हैं, जिन्होंने अपने गांव से पानी की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। तस्वीरें झांसी के अठौंदना गांव की हैं, जहां 2021 में बना चेक डैम करीब 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से पहुज नदी से पानी का रिसाव होने लगा और अठौंदना समेत आसपास के कई गांव में पानी की समस्या होने लगी। आपको बता दें, लघु सिंचाई विभाग ने इस बांध को 2021 में 48 लाख की लागत से बनाया था। आप देख सकते हैं, जब ये क्षतिग्रस्त हो गया तो यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जल स्तर नीचे हो गया। हालांकि प्रशासन से कई बार चेक डैम के मरम्मत की अपील भी की गई, लेकिन जब प्रशासन ने सुध नहीं ली तब अठौंदना गांव की महिलाएं खुद आगे आईं और चेक डैम की मरम्मत का जिम्मा जल सहेलियों ने अपने सिर पर उठा लिया। पहले जब ये बना हुआ था तो हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं थी, और जब 1 साल से टूटने के बाद इस साल हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम महिलाएं जुड़ के जल सहेलियाँ बोरी बंधन से बांध के और इसको पूरा करेंगे, ताकि थोड़ा जल स्तर हमारा बढ़े और हम लोग घर के काम के लिए हम लोगों को दूर पानी लेने नहीं जाना। तो पानी नहीं आने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि 1 साल से तो सरकार से सिफारिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की कि इस पे चेक डैम बनाया जाए। तो वो चेक डैम नहीं बना, तो हम लोगों ने फिर खुद से ही ये दीपावली के टाइम पे हम लोग आए, दीप प्रज्वलित किया और यहीं पे हम लोगों ने संकल्प लिया कि इसका बोरी बांध के हम लोग इसका पानी का स्तर बढ़ाएंगे। कहते हैं जल है तो कल है, और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस इसी सोच के साथ ये जल सहेलियां अपने गांव में पानी की समस्या को दूर करने में जुटी हैं।
झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के ठाणे लिए चलते हैं, जहां एक अनोखा प्रयोग ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यहां शहर में घूमता ट्रैफिक सिग्नल लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस प्रयोग के बाद कल्याण में चौक चौराहे पर ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा ये ट्रैफिक सिग्नल जरा अलग है। दरअसल महाराष्ट्र में प्रशासन की ओर से अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत नागपुर के बाद अब ठाणे के कल्याण में चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। जी हां, पुलिस प्रशासन की ओर से यहां घूमते हुए यातायात सिग्नल का एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, यानी एक ऐसा सिग्नल जो लोगों को घूम घूम कर निर्देश देगा। खास बात यह है कि ये प्रयोग उस इलाके में किया जा रहा है जो सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। यहाँ यातायात नियंत्रण एक बड़ी समस्या थी, जिसके चलते यातायात पुलिस को काफी दबाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक ही समय में 5 जगहों से गाड़ियां आती हैं। इसीलिए पायलट आधार पर सौर आधारित पोर्टेबल स्टैंड अलोन सिग्नल प्रणाली शुरू की गई है, जिससे न केवल राहगीरों को आसानी होगी, बल्कि यातायात पुलिस के जवानों का भी काम आसान होगा। हालांकि इस सिग्नल प्रणाली को अगले 1 महीने तक चालू रखा जाएगा और परिणामों के अध्ययन के बाद स्थायी सिग्नल प्रणाली शुरू की जाएगी, ताकि जनता का सफर आसान हो और पुलिस पर कम दबाव हो। ठाणे से मिथिलेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको हरियाणा के एक ऐसे पर्वतारोही से मिलवाते हैं जिन्होंने हाल ही में नेपाल में मौजूद अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर फतेह हासिल की है। सुनील कुमार इससे पहले माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की 4 ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं और अब सुनील कंचनजंगा पर्वत पर फतेह करने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्फीली चोटियों के बीच शान से लहराता ये तिरंगा करोड़ों देशवासियों को गर्व का एहसास कराता है, जिसकी आन बान और शान के आगे सब कुछ न्यौछावर है। इसी जोश और जज्बे के साथ सुनील कुमार ने पर्वतों को फतेह करने का अपना सफर शुरू किया। हरियाणा के करनाल के रहने वाले सुनील कुमार वैसे तो पेशे से बैंक क्लर्क हैं, लेकिन उनके भीतर एक पर्वतारोही भी बसता है। उन्होंने हाल ही में नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली अन्नपूर्णा चोटी पर फतेह हासिल की है। अन्नपूर्णा क्लाइम करके आया हूँ, जो वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पीक है और बहुत ही टेक्निकल और दुर्गम चोटियों में से एक है। हाइट की बात करो तो इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर और मेरे ग्रुप के अंदर 9 लोग थे हम, और 9 में से 4 लोग ही समिट तक ऊपर तक पहुँच पाए। सबमिट किया था ठीक उसी दिन जब हम ऊपर थे तो नीचे बहुत ही तगड़ा एवलांच आया। कैंप 2 से 3 का रास्ता जो बोलते हैं सबसे डेंजरस है, क्योंकि अन्नपूर्णा में क्या है, एवलांच फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। हर 1 घंटे में आधे घंटे में एवलांच आते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट वही है उसका, तो वहीं पे वो एवलांच आया, इतना बड़ा एवलांच आया, उसमें 2 लोगों की जान चली गई। इससे पहले सुनील दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली 4 चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं और अब उनका अगला लक्ष्य कंचनजंगा पर्वत की चोटी पर तिरंगा लहराने का है। मैं इससे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुका हूँ, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद माउंट लोस्से जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है, वो मैंने बैक टू बैक की थी 22 घंटे में। और फिर उसके बाद मैंने माउंट मनासलू वर्ल्ड 8th हाईएस्ट पीक क्लाइम की थी और अभी मैं अन्नपूर्णा क्लाइम करके आया हूँ। अभी मेरा कंचनजंगा के ही फोकस है, क्योंकि कंचनजंगा मेरा ड्रीम पीक है। मैं कई साल से सोच रहा हूँ कंचनजंगा करने का। लास्ट ईयर गया भी था, बट वही रोप फिक्सिंग की वजह से और कुछ वेदर की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। पर्वतों के शिखर पर पहुंचकर सुनील हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका खुद का यकीन इस बात में है कि आगे बढ़ने के लिए मानसिक और शारीरिक फिटनेस बेहद जरूरी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, मोबाइल की वजह से सब युवा जो हमारे हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं। फिजिकल आउटडोर गेम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल, और मेंटली हेल्थ है लोगों की, वो भी फिटनेस अच्छी नहीं है। माउंटेनिंग यही सिखाती है कि हमें मेंटली और फिजिकली फिट होना है, तभी आप क्लाइंब कर सकते हो। तो मेरा सिर्फ यही है आज के बच्चों को कि अपने फिजिकल के साथ साथ मेंटल पे भी फोकस करो और आगे बढ़ो, आउटडोर एक्टिविटीज़ करो। सुनील की सफलता की राह में भले ही कितने रोड़े आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल की। करनाल से कमलदीप संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे।